Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss our next chapter chromosome and DNA. So क्रोमोसोम को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेल को देखना पड़ेगा। तो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। और ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा ये लूज थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। अब जब क्रोमोसोम हमें तब नज़र आता है जब सेल डिवीजन होती है, ठीक है। क्रोमोसोम तब नज़र आता है जब सेल डिवीजन होती है। तो हम यहाँ पे न्यूक्लियस को निकाल लेते हैं बाहर। अब हम न्यूक्लियस निकाला, इसके अंदर क्या होगी, अब इस जो क्रोमैटिन पड़ा होता है, जो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा होता है, इसकी कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि आपके पास ये धागा सा पड़ा हुआ था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था न्यूक्लियस के अंदर। अब इसकी जब कंडेंसेशन होगी तो ये यूँ क्वाइल करेगा, क्वाइल होकर ये कंडेंस बन जाएगा और ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, मोटा भी हो जाएगा और मतलब इतना लंबा धागा है तो ये क्वाइल होके इतना छोटा सा बन जाएगा। तो फिर जब ये क्वाइलिंग हो जाती है तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अब इस क्रोमोसोम के अंदर भी आपको क्या है, ये क्वाइल हुआ धागा पड़ा नज़र आ रहा है ये। अब हम इस क्रोमोसोम को बाहर निकाल लेते हैं। अब ये क्रोमोसोम है, अब ये क्रोमोसोम के अंदर वो इतने सुपर क्वाइल हुआ पड़ा हुआ है, सुपर क्वाइल होके इस तरह का धागा पड़ा हुआ है। अब हम इस धागे को बाहर निकाल लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को बाहर निकालेंगे। जब हम इस स्ट्रक्चर को बाहर निकालेंगे तो ये हमें दो धागे नज़र आएंगे लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि हम जब दूर से देखोगे तो आपको एक ही धागा नज़र आएगा, लेकिन जब आप पास से देखोगे तो आपको दो बारीक बारीक से धागे नज़र आएंगे, ठीक है। और इन धागों को हम क्या कहते हैं, DNA कहते हैं, ठीक है। अब ये DNA क्या करेगा, हालांकि क्वाइल मतलब ये हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, लाइक दिस स्ट्रक्चर होगा, लेकिन हम समझने के लिए सिंपल इसको स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे। ये आगे जाके मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन जिन्हें हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब ये DNA जाके इन हिस्टोन प्रोटीन को रैप कर लेगा, ठीक है। अब ये DNA था और इस पड़ी हुई ये प्रोटीन, इन प्रोटीन्स का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। और DNA जाके इन हिस्टोन प्रोटीन को रैप कर लेगा। रैपिंग के बाद फिर आगे ये क्वाइल होएगा, तो फिर आगे जाके क्या करेंगी, प्रोटीन को रैप करेंगी। तो ये जो काम है रैपिंग का, ये हर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद रिपीट होता है। मीन कि यहाँ पे 200 न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद फिर ये रैप करेगा, यहाँ पे 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद फिर हिस्टोन प्रोटीन को रैप करेगा, फिर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद ये प्रोटीन को रैप करेगा, फिर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद ये प्रोटीन को रैप करेगा। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। अब जब DNA ने प्रोटीन को रैप किया और ये एक स्ट्रक्चर बना जिसे हमने नाम दिया न्यूक्लियोसोम का, ठीक है। जब DNA हिस्टोन प्रोटीन को रैप करता है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या हुई, क्रोमोसोम की चीज़ से मिलकर बना है, वो DNA से एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। और DNA 40% इन्वॉल्व होता है और प्रोटीन 60% इन्वॉल्व होती है। अब जो इंट्रैक्शन है DNA और प्रोटीन के दरमियान, ये किस तरह से हुई, ठीक है। तो DNA पे नेगेटिव चार्ज आता है और प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। DNA पे नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि अगर हम बात करें DNA कंपोजिशन की तो DNA 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड थर्ड वन इज फॉस्फेट। तो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से DNA पे नेगेटिव चार्ज आता है। और प्रोटीन में क्योंकि हमें पता है अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो इस हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। और आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह इनके दरमियान अट्रैक्शन बनती है। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि DNA ने क्या किया, हिस्टोन प्रोटीन के आगे पीछे रैप किया और फिर जो स्ट्रक्चर बना उसको हमने नाम दिया न्यूक्लियोसोम का। और ये जो रैपिंग का सिलसिला है ये हर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद फिर रैपिंग होगी, फिर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद फिर रैपिंग होगी, इसी तरह सुपर क्वाइलिंग होती जाएगी, ठीक है। और आपके पास एंड पे ये स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हमने नाम क्या दिया, क्रोमोसोम का नाम दिया। और क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, जीन प्रेजेंट होती हैं। अब जो सुपर क्वाइलिंग हुई इसको हमने नाम क्या दिया, क्रोमैटिन का नाम दिया, ठीक है। जो सुपर क्वाइलिंग हुई इसको हमने क्रोमैटिन का नाम दिया। अब जब हम न्यूक्लियस को बाहर निकालते हैं तो इसको हमने स्टैंडिंग की है। जब हम स्टैंड करते हैं तो इसमें से हमें कुछ रीजन ऐसे हैं जो डार्क नज़र आए और कुछ रीजन ऐसे थे जो लाइट नज़र आए, लाइक दिस, ठीक है। कुछ रीजन ऐसे थे जो हमें डार्क नज़र आए और कुछ रीजन ऐसे थे जो लाइट नज़र आए। तो 2 रीजन नज़र आए जो हमें डार्क नज़र आए,
ठीक है। जो हमें डार्क रीजन नज़र आए उन्हें हमने नाम दिया हेट्रोक्रोमैटिन, और जो हमें लाइट रीजन नज़र आए उन्हें हमने नाम दिया यूक्रोमैटिन का, ठीक है। तो क्रोमैटिन को जब हमने कंडेंस किया तो हमें दो तरह के रीजन नज़र आए, एक डार्क नज़र आया जिसे हमने क्या नाम दिया, हेट्रोक्रोमैटिन का नाम दिया, और एक लाइट रीजन नज़र आया, लाइट स्टैंड नज़र आया जिसको हमने यूक्रोमैटिन का नाम दिया। अब ये डार्क रीजन या डार्क स्टैंड जो हुआ, ये लाइट रीजन था या लाइट स्टैंड था, वो हम ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इस वजह से हुआ कि जो डार्क स्टैंड वाला एरिया था वो हाईली कंडेंस हुआ था, ठीक है, मीन कि वो बहुत टाइटली पैक्ड हुआ था, इस वजह से वो डार्कली स्टैंड हुआ। और यूक्रोमैटिन वाला जो लाइटली स्टैंड था वो लेस कंडेंस था, आप ये कह सकते हो वो टाइटली या वो लूजली बाउंड था, इस वजह से वो लाइटली स्टैंड हुआ। तो हम कहते हैं कि जो 5% है वो लेस कंडेंस है, मीन कि वो लूजली बाउंड हुआ था, और जो आपके पास हेट्रोक्रोमैटिन है वो 95% क्या था, टाइटली बाउंड हुआ था, टाइटली पैक्ड हुआ था। और ये जो यूक्रोमैटिन है ये एक्टिव है, ठीक है, जेनेटिकली एक्टिव, ये जीन को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, जेनेटिकली एक्टिव होता है, मीन कि जीन को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। अब ये जो यूक्रोमैटिन था जो 5% आपके पास लेस कंडेंस था, या आप कह सकते हो लूजली पैक था, ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा और मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन बनाएगा। जो आपके पास हेट्रोक्रोमैटिन है ये आप कह सकते हो ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, और ये जेनेटिकली क्या करेगा, जीन को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो जेनेटिकली ये इनएक्टिव है और ये जेनेटिकली एक्टिव है। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, और यहाँ से न्यूक्लियोसोम का शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। अब अगर हम बात करें कि ह्यूमन क्रोमोसोम्स के अंदर, एक मिनट, अच्छा, अगर आप हम बात करें कि ह्यूमन क्रोमोसोम कितनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमंस के डीएनए में 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि डीएनए की कंपोजिशन क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ठीक है, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ती हैं, वो डीएनए बना रही होती हैं। तो अगर डीएनए की बात करो ह्यूमन्स के, तो 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। और अगर हम बात करें कि ह्यूमन का क्रोमोसोम कितनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो अगर आप एक बुक लें और उस बुक के 1000 पेजेस हों, और हर पेजेस पे आप 500 वर्ड लिखें, और वो फिर 280 बुक्स टोटल बनेंगी, तो इतनी इंफॉर्मेशन जो वो एक क्रोमोसोम्स के अंदर स्टोर होती है। तो अगर क्रोमोसोम की लेंथ की बात करें, तो क्रोमोसोम की लेंथ की बात करते हैं जी, अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करते हैं, ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम के अंदर 5 सेंटीमीटर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये इतना कंडेंस होकर पड़ा होता है, इतना कंडेंस होकर पड़ा होता है, ऐसे कॉइल करते करते इस तरह की कॉइलिंग होती है, मतलब बहुत ही कंडेंस फॉर्म में बहुत ही थिक कॉइल हुआ होता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम के अंदर 5 सेंटीमीटर डीएनए कैसे आ सकता है, वो ड्यू टू सुपर कॉइलिंग की वजह से आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को हम क्लासीफाई करते हैं सेंट्रोमेर की पोजीशन और सेंट्रोमेर की लोकेशन की बेस पे। तो 4 तरह के क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेटासेंट्रिक, तो अगर हमने बात किया क्रोमोसोम की 2 आर्म्स होती हैं, ठीक है। अब दोनों आर्म्स के दरमियान में अगर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा, तो ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटर में कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ द आर्म, और शेप कौन सी देगा, ये वी शेप देगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें सब मेटासेंट्रिक है, तो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि एक आर्म बड़ी होती है और एक आर्म छोटी होती है। तो सेंटर में जो होता है वो जस्ट बिलो और अबव द सेंटर ऑफ द आर्म। तो सेंटर में कहाँ प्रेजेंट होगा, वो या तो आर्म के नीचे थोड़ा सा या थोड़ा सा ऊपर करके प्रेजेंट होगा। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। कि मीन के सब मेटासेंट्रिक से, मेटा से मुराद मिडल में, वो बिल्कुल मिडल में था, लेकिन ये थोड़ा सा मिडल के, या तो थोड़ा सा ऊपर होगा मिडल के, या तो थोड़ा सा नीचे होगा मिडल के। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं, और ये एल शेप देता है। फिर तीसरा आ जाता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक हम जब बात करें तो इसमें क्या होती है, एक आर्म बहुत लंबी होती है और एक आर्म बहुत छोटी होती है, और जो सेंट्रोमेर होता है वो क्रोमोसोम के एंड पे प्रेजेंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम को नाम देते हैं। तो ये कौन सी शेप देता है, ये जे शेप देता है। चौथा आ जाता है टीलोसेंट्रिक। टीलो का मतलब होता है एंड पे। तो अब क्रोमोसोम क्या होगा, इसमें एक ही सिंगल आर्म होती है और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमेर प्रेजेंट होता है। हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम की टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रोमेर प्रेजेंट होगा। और ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक बोलते हैं, और ये आई शेप देता है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।